नमस्कार। अब मैं बताऊंगा आपको छाती में दर्द यानी चेस्ट पेन की। ये जब भी कभी चेस्ट पेन होता है तो एक अलग प्रकार का फियर क्रिएट करता है। व्यक्ति को चेस्ट पेन होते ही तुरंत एक ही चीज समझ में आती है, हाय कहीं मेरा हार्ट फेल ना हो जाए। चेस्ट पेन होते ही चाहे राइट हो या लेफ्ट हो, चेस्ट पेन मतलब हार्ट अटैक, यही ध्यान में आता है। तो आज क्या ये चेस्ट पेन सच में अटैक के कारण ही आता है, हार्ट फेल होने के कारण ही आता है? तो आइए हम जानेंगे आज चेस्ट पेन के लक्षण, कारण, इसके बचाव, इसके परीक्षण और क्या है इसका न्यूरोथेरेपी ट्रीटमेंट, और साथ ही साथ बताऊंगा इसके भोजन में क्या सावधानी रखनी चाहिए। तो सबसे पहले बात करते चेस्ट पेन के लक्षण क्या होते हैं। वैसे तो दर्द का जब लक्षण आता है तो वो दर्द अपने आप में एक लक्षण होता है, लेकिन फिर भी चेस्ट पेन है, हो सकता है वो चेस्ट पेन किसी से जुड़ा हुआ हो। सामान्यतः जब हमारे लेफ्ट इस एरिया के अंदर किसी प्रकार का खिंचाव हो, यानी आपकी छाती में कोई खिंचाव हो रहा है, भरा हुआ या दबाव हुआ ऐसा महसूस हो रहा है, तेज चुभन वाला दर्द है, या लहरें या जबड़े तक और कंधे तक और बाजू तक ये दर्द और लहरें फैल रही हैं, मूव कर रहा है, मूव करने वाला दर्द है, तेज दर्द जो कुछ मिनटों का रहता है फिर उसके बाद शांत हो जाता है। हम जब एक्टिविटी बढ़ाते हैं तब उस समय कम हो जाता है, जैसे शांत होते हैं तो बढ़ जाता है, या फिर एक्टिविटी बढ़ाते हैं तब बढ़ जाता है। तो उसकी तीव्रता कम और ज्यादा बार बार होती रहती है। या फिर सांस लेने में आपको तकलीफ हो रही है, या कभी कभी कोल्ड स्वेट, ठंडा पसीना भी आने लगता है। कहते हैं ना, पसीना आया और व्यक्ति ठंडा होने लगा, ऐसा आने लगता है। और कभी कभी घबराहट आती है, पसीना आने लगता है, कमजोरी आती है, चक्कर आते हैं, और कभी कभी उल्टी या मितली भी आती है। ऐसे सामान्यतया ये कारण कॉमन निकलते हैं, लेकिन इसके अलावा भी कुछ और लक्षण भी इसमें हमारे को देखने को मिलते हैं। जैसे सीने में दर्द हुआ, लेकिन दर्द में मुंह से खट्टा पानी आया, मुंह से लार आने लगी, ऐसे अनुभव हो रहा है, निगलने में कठिनाई हो रही है, शरीर की अवस्था बदलने के अनुसार दर्द का कभी ठीक और कभी बढ़ रहा है, गहरी सांस या खांसी करने के दौरान भी दर्द बढ़ रहा है, और छाती को दबाते समय दर्द महसूस हो रहा है। ये कॉमन ऐसी चीजें हैं जिनमें सीने के अंदर जलन भी आती है। ये चेस्ट पेन के संबंधित इसके ये लक्षण गिने जाते हैं। अब कारण क्या क्या होते हैं जरा इसके बारे में भी जान लेते हैं। तो चेस्ट पेन के, आइए मैं बताता हूं आपको चेस्ट पेन के कारण क्या है। तो कारणों में एक जो डरने वाला कारण है ज्यादातर, जिससे भय पैदा होता है, वो है एंजाइना पेन। मतलब हार्ट की जो मांसपेशियां हैं उनके अंदर जो रक्त है वो अवरुद्ध हो गया। तब वो ब्लड वेसल्स जिसमें रक्त अवरुद्ध हो गया है, तब हार्ट क्योंकि हर समय पंप करता रहता है और वो पंप करने में कठिनाई आ रही है, तब फिर वो दर्द कर रहा है। तो ज्यादातर ऐसा होता है। फिर अभी तो वो एंजाइना था, हो सकता है ये हार्ट अटैक हो जाए। हार्ट अटैक हो गया मतलब हार्ट ने काम करना कम कर दिया, बंद कर दिया, हार्ट की आपूर्ति अचानक रुक गई ब्लड की, तब भी हार्ट अटैक की स्थिति बन जाती है। ये मेजर कारणों में आते हैं। लेकिन इसके हार्ट अटैक, हर चेस्ट पेन हार्ट अटैक होगा ये आवश्यक नहीं है। कभी कभी मानसिक तनाव के कारण भी ये दर्द आता है, और वो एंजाइना का दर्द नहीं होता है। बहुत बार डॉक्टर्स, क्योंकि हार्ट में ब्लॉकेज तो है पर दर्द का कारण तनाव है, दर्द का कारण कुछ और है, तो इसीलिए ऑपरेशन कर बैठते हैं, जो ये बहुत आवश्यक नहीं है। तो दिल का दौरा पड़ने के लक्षण 15 मिनट से अधिक समय तक रहते हैं, जिसमें पसीना आता है, मितली आती है, और ये कॉमन उसमें ठंडा पसीना भी आने की स्थिति रहती है। अब छाती में दर्द के कुछ और भी सामान्य कारण हैं जो हार्ट अटैक से हटकर हैं, जिनमें से बहुत कारण है गैस्ट्रो एसोफेगस रिफ्लेक्शंस, जिसको बोलते हैं GERD, गैस्ट्रो एसोफेगल रिफ्लेक्शन डिजीज, GERD बोलते हैं। मतलब खाना खाया था उसका संबंध स्टमक से संबंधित होता है, कोई एसिडिटी बनी, कोई ग्रास नली में तकलीफ हो गई, कोई मतलब उसका ये सिम्टम्स आएंगे, स्वाद खराब हो रहा है, तो GERD के कारण भी चेस्ट पेन होने लगता है। जब हमारे शरीर में गैस बनती है तब डायफ्राम को कंप्रेस करती है नीचे से ऊपर की तरफ, उसके कारण भी तेज दर्द होता है, और ऐसा लगता है कि बस अभी हार्ट अटैक हो जाएगा। तो मांसपेशियों में उस समय खिंचाव आता है।
इसी प्रकार सीने की जो पतली हड्डियां हैं, जिनको कोस्टोकॉन्ड्राइटिस भी बोलते हैं, सीने की जो ये जो पतली हड्डियां हैं, इनके अंदर भी कभी कभी जब सूजन आ जाती है, तब भी लेटने में, गहरी सांस लेने में, खांसने में ऐसे दर्द आने लगते हैं। चिंता या पैनिक अटैक होने पर इसका प्रभाव 20 मिनट तक रहता है। अगर पैनिक अटैक होगा तो 20 मिनट 25 मिनट तक चेस्ट पेन होगा, धड़कन तेज हो जाएगी, पसीना आना शुरू हो जाएगा। बहुत होता ना, मतलब अचानक कुछ सुन लिया, आए ऐसे करके दर्द हो गया। अभी हार्ट अटैक नहीं था, लेकिन पैनिक यानी भय का अटैक था। फिर कोई फेफड़ों की समस्या है, जैसे निमोनिया हो गया है, अक्सर कर देखा होगा, तेज बुखार हो गया है, हाई ब्लड प्रेशर है, इसके कारण भी सांस में तकलीफ आती है और चेस्ट पेन भी होने लगता है। तो ये हमने कॉमन चेस्ट पेन के कारणों को जाना। ज्यादातर कारण हमारे तनाव से संबंधित होते हैं। एंजाइना है, लेकिन वो एक बहुत परसेंटेज में कम आता है। हमारे तनाव और गैस चेस्ट पेन का बड़ा कारण बनता है। कभी कभी चेस्ट पेन सर्वाइकल के कारण भी आता है। सर्वाइकल के वर्टेब्रा में कंप्रेशन आता है, तो बाजू में, छाती में ये दर्द आ जाता है, लेकिन उसके साथ उंगलियों में भी दर्द जाता है। आवश्यक नहीं कि वो लेफ्ट साइड में होगा तभी एंजाइना पेन होगा, कभी कभी राइट साइड में पेन आता है, तब भी एंजाइना का कारण बन सकता है। इसीलिए ये भ्रांति आप मत पालना कि चेस्ट पेन का मतलब लेफ्ट चेस्ट पेन है तभी एंजाइना पेन होगा। राइट में पेन होने पर भी एंजाइना पेन हो सकता है। अब सीने के दर्द की रोकथाम के लिए हम क्या प्रिवेंशन अपनाएं, क्या सावधानी अपनाएं, तो उनमें से सबसे बड़ी सावधानी है कि हमें नित्य व्यायाम करना चाहिए और वसायुक्त जो भोजन है उनमें खासकर सफेद नमक, सफेद चीनी और जितने भी रिफाइंड ऑयल हैं, इन सबको हमें रोकना चाहिए। हैवी मेटल्स की चीजें हमें कम से कम खानी चाहिए। एक्सरेज, उससे बचना चाहिए। मोबाइल का उपयोग या छाती पर रख करके, जेब में रखने की आदत होती है ना, मोबाइल की यहीं रख लेते हैं, कोई दूसरा लेके ना भाग जाए, तो इसीलिए यहाँ मोबाइल रखेंगे इस जेब में छाती पर, तब छाती गई काम से। इसीलिए मोबाइल को यहाँ बंद रखिए, उसका रेडिएशन बहुत ज्यादा होता है, हार्ट को बहुत खराब करता है। ये कॉमन लक्षणों में से, ये कॉमन कारणों में से ये भी आता है जो प्रिवेंशन की चीज है। इसी प्रकार से आपको एथेरोस्क्लेरोसिस की स्थिति न बने, तो आपको छाती दर्द एथेरोस्क्लेरोसिस के कारण आएगा, मतलब वही एंजाइना पेन के कारण से आ जाएगा। टेक्निकल वर्ड है एथेरोस्क्लेरोसिस, लेकिन कहीं ना कहीं जो ब्लड क्लॉट है वो होने की तैयारी हो रही है। मांसपेशियों में अकड़न, खिंचाव, निमोनिया, ऐसी जब चीजें होती हैं, ऐसे में व्यक्ति को पूरी सावधानी उसके साथ रखनी चाहिए और संवाद, बातचीत, ये सारा क्रम ऐसा रखना चाहिए। पर खाने पीना ठीक करना, व्यायाम पर्याप्त मात्रा में करना, तनाव से दूर रहना, यही प्रिवेंशन है। लेट नाइट खाना खाएंगे, रात को बादी की चीजें खाएंगे, तली भुनी चीजें ज्यादा खाएंगे, तेज मसाले खाएंगे, तब आपको ये तकलीफ बहुत ज्यादा आ जाएगी। एंजाइना पेन आपको छोड़ नहीं सकता। इसलिए एंजाइना पेन या चेस्ट पेन दोनों में अंतर है। आपके पोस्चर के कारण भी हो सकता है। अगर आप करवट लेकर लेटते नहीं है, सीधा लेट जाते हैं, सीधा बैठते हैं, तो भी एंजाइना पेन हो सकता है। आपकी नाभि अगर अपसेट हो गई है तो भी चेस्ट पेन हो सकता है, क्योंकि नाभि अपसेट होने से वायु बनती है और वायु डायफ्राम को प्रेशर देती है, और वही प्रेशर आपके चेस्ट पेन यानी एंजाइना पेन का कारण। एंजाइना पेन नहीं हुआ, लेकिन चेस्ट पेन आपको एंजाइना पेन के रूप में विकसित हो सकता है। मनोवैज्ञानिक कारण भी होते हैं, फोबिया भी होता है। मेरे पास आज से कई साल पहले एक पेशेंट ऐसा आए थे, ये महाराष्ट्र की बात है। वो कहते थे जब भी मैं ट्रेन में, जबकि वो थे ट्रेन में जॉब करने वाले व्यक्ति, पर जैसे ही वो ट्रेन में बैठते थे तो थोड़े समय के बाद ही उनको उतारना पड़ता था, ट्रेन गाड़ी रोकनी पड़ती थी। उन्हें लगा शायद आज तो हार्ट अटैक हो गया। इतना फियर, उनको इसको फोबिया बोलते हैं, उसके कारण भी एंजाइना पेन आता है। अब डायग्नोसिस क्या है, यानी नैदानिक टेस्ट क्या है इसके, तो इसके लिए कॉमन कुछ नैदानिक टेस्ट हैं जो हार्ट के टेस्ट होते हैं। उनमें से इलेक्ट्रोडायग्राम है, ब्लड टेस्ट है, इसके अंदर हम कोलेस्ट्रॉल का लेवल है, ट्राइग्लिसराइड्स का लेवल है, ये सारा हम देख लेते हैं। एक्सरे भी करने के बाद फेफड़ों की स्थिति देख लेंगे कैसी है, रिब्स की स्थिति कैसी है देख लेंगे। इकोकार्डियोग्राम, इसमें से हम जो ध्वनि तरंग है उनके माध्यम से जानकारी ले लेते हैं। एमआरआई की मदद से हम रक्त की जो महाधमनी है, एरोटा, उसका क्या हाल है इसको जान लेते हैं। और एक होता है स्ट्रेस टेस्ट,
उसको भी करने के बाद हम व्यक्ति की उसकी क्षमता क्या है, कार्य क्षमता क्या है, इसको जान लेते हैं। और एंजियोग्राफी भी इसमें कर लेते हैं, एंजियोग्राम भी हम कर लेते हैं। तो इस प्रकार के अनेक सारे टेस्ट हैं जिनके माध्यम से हृदय की अवस्था को जान सकते हैं। लेकिन गैस का टेस्ट किसी भी हृदय की अवस्था पे कोई जानने के लिए नहीं होता है। वो तो गैस यानी जो हमारी लाइफस्टाइल प्रॉब्लम है, एसिडिटी है, गैस है, इसको कैसे जानेंगे? तो ये जानने के लिए तो व्यक्ति को खुद ही समझना पड़ेगा कि हाँ, मुझे गैस बहुत बन रही है, तो ये मेरी गैस ही मेरे चेस्ट पेन का कारण है। तो ये थे टेस्ट। न्यूरोथेरेपी में डायग्नोज करने का तरीका बहुत अच्छा है, इसीलिए जिनको चेस्ट पेन होता है उनका इफेक्टिव रिजल्ट भी आता है। और एक चीज और शेयर करूंगा, क्योंकि मैंने और यहां ऐसा देखा, कभी कभी रीढ़ में जो स्पाइनल वर्टेब्रा है उनका अलाइनमेंट बिगड़ जाता है, तब भी चेस्ट पेन आता है। और वो आता है रॉन्ग पोस्चर के कारण, गलत पोस्चर से बैठने के कारण आता है। और मैंने 1 मिनट में स्पाइन को अलाइनमेंट किया, दर्द परमानेंट गायब, फिर दोबारा कभी आया ही नहीं। तो इस तरह से कारण अनेक हैं, सावधानियां भी हमको उसमें बरतनी चाहिए। हृदय हमारा 24 घंटा धड़कने वाली एक ऐसी चीज है जो हम सो जाते हैं लेकिन हृदय नहीं सोता। जिस दिन हृदय सोता है उसके बाद हम कभी नहीं जगते। तो इसीलिए हृदय के कारण से अगर चेस्ट पेन है तो इसको हमें गंभीरता से लेना चाहिए। अब मैं बात करूंगा भ्रांतियों की और अंत में बताऊंगा न्यूरोथेरेपी ट्रीटमेंट। तो भ्रांतियां क्या होती हैं? हर एक चेस्ट पेन ये हार्ट के कारण से नहीं हो सकता। इसलिए अगर आपको दर्द यहां आ रहा है, इधर आ रहा है, तो आप इसे हार्ट पेन ही लेकर के मान जाएंगे, एंजाइना पेन मानेंगे, ऐसा नहीं होता। लेकिन अगर पेन आ गया है तो आपको सावधानी पूर्वक उसका टेस्ट करा लेना चाहिए, क्योंकि हो सकता है वो दर्द सर्वाइकल आप समझ बैठे हैं और वो हो एंजाइना के कारण। इसलिए परीक्षण में लापरवाही नहीं करनी चाहिए। और चेस्ट पेन अगर है तो उपचार में भी लापरवाही बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। अगर उपचार में लापरवाही की है, निपट जाएगा मामला, क्योंकि हृदय एक बार चुप हुआ परमानेंट चुप होता है। और अगर उसको जागृत कर भी दे लोग, मेडिकल डॉक्टर्स दे दे के पंपिंग लगा के करंट रिवाइव कर भी लेते हैं, लेकिन फिर व्यक्ति नहीं रहता। वह एक विदाउट इंफॉर्मेशन, विदाउट सेंस एक बॉडी होती है। वो जीवित तो है लेकिन मृत से भी ज्यादा खतरनाक है। सारा घर परिवार उसके आसपास लग जाता है, लाखों रुपए उसके ऊपर खर्च हो जाते हैं, घर में नर्सिंग होम बनाना पड़ जाता है, लेकिन व्यक्ति की मूवमेंट नहीं होती है। इसीलिए उस अवस्था से पहुंचने से पहले हमें अपने उस हृदय की बहुत चिंता करनी चाहिए। आप रोज एक सेब खाओ, आप टमाटर खाओ, हरी सब्जियां खाओ, मौसम के फल खाओ, पर्याप्त पानी पियो, ठीक से नींद लो और ठीक से व्यायाम करो। हृदय आपका हमेशा जवान रहेगा। कहते ना, दिल अच्छा है तो सब कुछ अच्छा है। तो इस दिल को ठीक रखने के लिए, इस चेस्ट पेन को ठीक रखने के लिए मैंने आपको बहुत सारी चीजें बताई। अब आइए जानते हैं हृदय को ठीक रखने वाला न्यूरोथेरेपी ट्रीटमेंट, चेस्ट पेन के लिए बेस्ट न्यूरोथेरेपी ट्रीटमेंट। पॉइंट का नाम FP1, FP1 ऑल टोज को देने का तरीका। अब FP1 कैसे देना, ध्यान रखिए। 1 by 1 उंगलियों पर हमको देना है। ये वाला और लास्ट में इस तरह 10 उंगलियों पर देना है। और उंगलियों के नाम है, ये है N1, N2, दोनों N3, ये दोनों N3, ये है N4, ये है N5। N4 का मतलब थर्ड टो, N4 का मतलब हो गया नहीं, N4 का मतलब है थर्ड टो, और N5 का मतलब है राइट पैर की थर्ड टो, N6 का मतलब लेफ्ट पैर की फोर्थ टो, N7 का मतलब है राइट पैर की फोर्थ टो, और ये है लेफ्ट की OV1 लास्ट टो और राइट की OV2। इस तरह से इन टोज के नाम हैं। अभी हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं और ट्रीटमेंट पॉइंट का नाम है FP1। कैसे देते हैं देखिए। इस वाले हाथ से इस पैर को अपने इन दो
है, इसमें और कोई काम नहीं है। सबसे पहले अंगूठे को जड़ में जैसे हम नट कसते हैं उस तरह से पकड़ना और ट्विस्ट करना 1 2 3 4। 1 इजिकल टू 1 होता है, लेकिन इसको चारों दिशाओं में करना है। इधर भी किया और ऊपर नीचे भी इस तरह से 1 2 3 4। जैसे नीचे यहां किया, ठीक उसी प्रकार इस जॉइंट से ऊपर और लेकिन ये नाखून के जॉइंट से नीचे 1 2 3 4 और इसी तरह ऊपर नीचे 1 2 3 4। यही काम इस पैर पर किया, अंदर भी 1 2 3 4, ऊपर नीचे 1 2 3 4। इसके बाद फिर नेल के जॉइंट से नीचे, कभी कभी यहां पास हो जाता है 1 2 3 4 1 2 3 4। ये 4 की जगह 20 बार भी हो सकता है हर एक, लेकिन मैं भी 1 इजिकल टू 1 है इसलिए 4 बार दिखा रहा हूं, 4 टाइम दिखा रहा हूं। अब ये तो 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। जिनका पेट ठीक नहीं होता उनको इसमें दर्द होता है। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। अभी इधर वाली थर्ड तो 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। यही इधर भी अंदर उंगली लेकर 1 2 3 4 1 2 3 4 और ये 1 2 3 4। और ये देखिए उंगली मैंने ऐसे की, ऐसे 1 2 3 4। इसी प्रकार फोर्थ तो यहाँ स्पीड देंगे तो 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। ऐसे मैंने स्पीड में भी दिया 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। ऐसे लास्ट में भी 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। 1 बाई 1 करके ये हमने पॉइंट कंप्लीट किया। इसका नाम है FP1। पॉइंट का नाम है FP2। कैसे देते हैं देखिए, दोनों पैरों की पोजीशन यही रहेगी और अब हमारा हाथ ऐसे इन साइड में हमारे दोनों हाथ जाएंगे, लेफ्ट के साथ लेफ्ट, राइट इनका जो रोगी का लेफ्ट है वो हमारे राइट हैंड में और जो उनका राइट है वो हमारे लेफ्ट हैंड में। कैसे जाएगा देखना, ध्यान करना। अभी हमने इन उंगलियों को नीचे ऐसे बारी बारी से दबाना है, ऐसे हमारा हाथ रहेगा। जब हम इसको देंगे तो हमारी ये उंगली इधर रहेगी, ये उंगली इधर रहेगी, 3 उंगलियां नीचे, और ये जो पार्ट है हमारा ये बिल्कुल सटा हुआ रहेगा। कैसे देना है देखिए, ये यहां अंगूठा रखा, अंगूठे के तीनों जॉइंट, हर उंगली के जॉइंट पर 1 2 और 3 जॉइंट को प्रेशर देते हुए आगे बढ़ना है। 1 2 आगे मोड़ते ले जाना है। 3 1 2 3 1 2 3। ऐसे हमने किया। फिर इस पर आगे सपोर्ट देना है, रोकना नहीं है। 1 2 3। ये बिल्कुल सटना चाहिए और ऊपर न जाकर नीचे दबाव जाना चाहिए। यानी स्पेशली देखिए नीचे दबाव कैसे जाएगा। तो कैसे किया, 1 2 एंड 3, घुटना मोड़ेगा नहीं, 1 2 एंड 3। ऐसे ही अगले टो को भी लेना है, 1 2 3 1 2 3 1 2 एंड 3। इस प्रकार ये भी पैर 1 2 3 1 2 3 1 2 3। यहां बिल्कुल गैप नहीं है। हाथ रखने का तरीका यही है, 1 2 3 1 2 3 1 2 3। इसी प्रकार ये भी 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। इस प्रकार ये भी 1
और इस तरह से लास्ट टू 1 2 3 1 2 3 1 2 3। यहां ध्यान करने की एक बात है कि हमने जब इस उंगली को ऐसे नीचे किया तब ये उंगली मुड़नी नहीं चाहिए, ये पूरा पंजा नीचे की तरफ ही दबना चाहिए, चाहे इस उंगली पर जाए चाहे किसी पर जाए, पंजा यहां से ऊपर नहीं मुड़े, नीचे ही आना चाहिए। इस प्रकार से ये हमारा पॉइंट है। हाँ, इसको मोड़ने में दर्द होता है, इसीलिए सपोर्ट के लिए इस उंगली को उपयोग कर सकते हैं। जैसे मैंने इस उंगली को दबाया तो रोकना नहीं है, केवल उंगली की ग्रिप दी, बस ऐसे इस तरह से दे सकते हैं। बाकी दर्द होता है, शुरुआत में थोड़ा होता है, सावधानी से करें। ये था FP2। पॉइंट का नाम है CNS1। कैसे है? रोगी को कुर्सी पर बैठाना, कमर गर्दन सीधी, और ये ट्रीटमेंट का पॉइंट है गर्दन पर। कैसे देना? तो इसमें टेल्को पाउडर का उपयोग करेंगे, कान के नीचे ठीक इस एरिया पर दोनों तरफ टेल्को पाउडर का उपयोग करेंगे। ये CNS लेफ्ट और राइट दोनों तरफ दिया जाता है, इसलिए 2 = 1 ऐसा गिना जाता है। कैसे? तो पहले लेफ्ट में देना है, देन राइट में देना है। तो लेफ्ट में हम यहां खड़े हो गए, गर्दन सीधी है, एक अंगूठा एक बार आया, उसके बाद दोबारा आया, ये हो गया 1, और ये 2 3 4। अब मैंने ये 4 दिया, ठीक इधर भी रिपीट करेंगे। तो कैसे देना है? गर्दन को पीछे ऐसे पकड़ना, राइट हैंड को गर्दन के पास आगे मुट्ठी बंद करके रखना, क्योंकि इधर आए तो अंगूठा ऊपर कान के नीचे से गर्दन तक, और उसी को दूसरे अंगूठे से भी रिपीट करना, 1 2 3 4। इधर भी 4 दिया था, इधर भी 4 दिया, क्योंकि मैंने CNS1 4 टाइम दिया, 4 CNS1। अभी मैं इसको 8 भी दूं तो कैसे? आगे वाला हाथ मुट्ठी बंद, पीछे वाले को गर्दन पर ऐसे पकड़ना, गर्दन सीधी, पेयर्स में प्रेशर समान, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसमें हाथ हिलना नहीं चाहिए। इसी प्रकार इधर भी 1 2 3 4 5 6 7 8 8 टाइम मैंने दिया CNS1, 8 इधर 8 इधर। पेयर्स में प्रेशर कितना जाना चाहिए? तो प्रेशर ठीक जाना चाहिए, लेकिन रोगी को दर्द नहीं होना चाहिए, झटके से नहीं जाना चाहिए, और कान से शुरू करके पूरा यहां तक लेके जाना, ऐसे नहीं जाना, ऐसे जाना है। ये छोटी छोटी बात है, ओवरलैप होना है, अलग अलग नहीं जाना, जहां से एक आया वहीं से दूसरा भी जाएगा। तो इस तरह से ये था पॉइंट CNS1। पॉइंट का नाम है SHPUL। SHPUL कैसे देते हैं? रोगी को चेयर पर बिठाकर, कमर गर्दन सीधी, शोल्डर पर अपनी दोनों तरफ उंगलियां ऐसे रखना, हथेली सहित। अभी शोल्डर्स को पुल करना है, इसीलिए कैसे करना है? तो हल्का अपने को झुकना है, सांस भरनी है, रोगी को सांस भरो छोड़ो। अभी ध्यान करने की बात यह है कि जब हमने शोल्डर्स को पुल किया तब यहां के मसल्स ऊपर खींचने चाहिए, लेकिन आगे की उंगलियां दबाव न डालें। देखिए फिर से कैसे, ये सांस भरी और छोड़ दी, फिर से देखिए, सांस भरी और छोड़ दी, फिर से सांस भरी और छोड़ दी। ध्यान करने की बात है इसमें कि जब हम आगे से पकड़ते हैं तो ये उंगली ऐसे नहीं होनी चाहिए, यानी इन उंगलियों का प्रेशर ऐसे नहीं होना चाहिए, ये उंगलियां ऐसे होनी चाहिए। ग्रिप हमारी इस प्रकार से हो, ऐसे ना होकर ऐसे ग्रिप होगी, तब रोगी को
दर्द नहीं आएगा। ये 1:1 के रेशियो में दिया जाता है। अगर 3 SHPUL अगर लिखा है तो 3 बार इसको ऐसे देना है। ये था पॉइंट SHPUL। पॉइंट नंबर N3 में तकिया दोनों जंघाओं के नीचे एक पिलो लगाना और सेट करना। थोड़ा सा पैरों में अंतर होने के बाद स्टैंड्स हमारे हिप्स के, रोगी के हिप्स के पास में दोनों स्टैंड्स या कुर्सी बीच में खड़े होकर या साइड में खड़े होकर पहले एक पैर कहां पर प्रेशर डालना है ध्यान करिए। तो N3 है जो हमारा ये जॉइंट है, यहां से ये जॉइंट है थाई जॉइंट, यहां पर हमारा पैर, इधर वाला पैर इधर आएगा और इधर वाला पैर इधर जाएगा। ये जगह हमारे दोनों पैरों की होगी, मतलब हमारे पैर का एक हिस्सा इधर स्पर्श करेगा और बाकी पैर थाइस पर रहेगा। कैसे है अब आप देखिए, यहां देखिए दोनों पंजे साइड में खुले रहेंगे। अगर पंजे अंदर है तो दर्द का कारण होंगे। पूरा शरीर रिलैक्स, दोनों हाथ ऊपर की दिशा में। हमने अपने को एक पैर रखा, अभी अपना संतुलन अपने ऊपर बनाया। दूसरा पैर रोगी के दूसरी जांघ पर रखा। हमारी एरिया मिली हुई होनी चाहिए, पंजे बाहर की तरफ, जो पेल्विक बोन है उसको स्पर्श करते हुए। अभी हमारा वजन नहीं लगा, यहां प्रेशर हल्का इनसाइड जाएगा, बाहर नहीं, सीधा भी नहीं, थोड़ा सा ये इनसाइड ऐसे, यानी ये हमारा प्रेशर ऐसे हमने डाला। और प्रेशर से रिलीज करने का तरीका क्या होगा, हल्का सा घुटने मोड़ने और वजन अपने स्टैंड्स पर और हल्का ऐसा। यहाँ पैर उठा भी सकते हैं लेकिन शरीर से छोड़ने नहीं है। ये क्रम है हमारा। अब मैं शुरू करता हूं। ये 1 2 3 4 5 6 एक हो गया, तुरंत बाद 1 2 3 4 5 6, फिर यहीं से 1, ये तीसरी बार दे रहा हूं 4 5 6, और यही काम मैंने किया यहाँ 1 2 3 4 5 6, और यही मैंने किया यहाँ छठी बार 1 2 3 4 5 6, यही 7 बार। और सीधा होना चाहिए, एकदम सीधे, इस प्रकार से रहना बहुत जरूरी है। और फिर 8वीं बार प्रेशर डाला 1 2 3 4 5 6, और तुरंत वजन अपना लिया और धीरे से पैर साइड किया और उतर गए। ये था पॉइंट N3। ये साड़ी थायराइड हो गया। कैसे देना है ये देख लो। ये यहां से हमने ऐसे बनाई फिंगर्स, ये हमारी फिंगर सीधी ऐसे हल्का सा, ये हमारे प्रेशर का जगह है। जो प्रेशर देना है वो यहां से देना है, इस जगह से प्रेशर देना है। अंगूठा हमने यहां लगाया, ये अंगूठा हमने यहां लगाया, और दोनों यानी वोकल कॉर्ड के साइड में हमने अपना हल्का सा प्रेशर रखा, और ये उंगली हमारी यहाँ हल्की टच कर रही है जिससे कि हाथ वाइब्रेट ना करें। और हमने ये देखिए ये दिया 1 1 2 2 3 3 4 4। इसके बाद खांसी आएगी, आने दो, खांसी को रोकना नहीं है। गुड। हल्का सा गले को हमने, ये जो वोकल कॉर्ड है उसको बहुत धीरे धीरे यहाँ से हिलाया और हल्की सी मसाज दी। ये था पॉइंट THRBG। पॉइंट N6 में खड़े होने की स्थिति, एडी जमीन पर, पंजा एल्बो जॉइंट के पास। हमें इसको 3 पॉइंट्स में लेना है, एक यहां, दूसरा यहां, तीसरा यहां। इसी प्रकार से जंघा भी यहां एक, दूसरा यहां, तीसरा यहां, 3 जगहों पर लेना है। जंघा के पॉइंट वही हैं जो हम अब तक ले रहे हैं। बाजू
पॉइंट्स जरूर ध्यान करने हैं। खड़े होने का तरीका, पहले हम अपना वजन एड़ी पर लें, पहले अपना वजन एड़ी पर और हल्का सा टच करें पंजा, हथेली ऊपर की तरफ, अपने स्टैंड पर अपना लगाएं, संतुलन बनाएं, एड़ी पर अपना वजन रखें, दूसरा पैर उठाकर जंघा पर इस प्रकार से रखना है, देख लो, यानी मैंने पैर ऐसे रखा। अभी तक पैर हमारे ऐसे चल रहे थे, अब ये पैर का डायरेक्शन इनसाइड आएगा, इसीलिए प्रेशर का एरिया हमारा यहां से यहां तक होगा, एड़ी और पंजा नहीं होंगे, पूरा पैर ऐसे जाएगा। देखिए कैसे शुरू करते हैं, N6, पैर यहां, अभी हमने प्रेशर नहीं डाला, ये पैर रखा, खड़े हुए और एक साथ प्रेशर स्टार्ट, 1 2 3 4 5 6, यहीं से ये पैर नीचे किया बीच में और इस वाले पैर को भी नीचे लेकर गए, स्टार्ट किया, 1 2 3 4 5 6, इसी तरह से ये नीचे लेकर गए यहां और इसको भी नीचे लेकर गए, स्टार्ट, 1 2 3 4 5 6, उतरते समय अपना वजन एड़ी पर लेना, पंजे को हटाना, तब इसको नीचे लेना। पॉइंट नंबर N3 में तकिया दोनों जंघाओं के नीचे एक पिलो लगाना और सेट करना, थोड़ा सा पैरों में अंतर होने के बाद स्टैंड्स हमारे हिप्स के, रोगी के हिप्स के पास में, स्टैंड्स या कुर्सी, बीच में खड़े होकर या साइड में खड़े होकर पहले एक पैर कहां पर प्रेशर डालना है ध्यान करिए। तो N3 है जो हमारा ये जॉइंट है, यहां से ये जॉइंट है थाई जॉइंट, यहां पर हमारा पैर, इधर वाला पैर इधर आएगा और इधर वाला पैर इधर जाएगा, ये जगह हमारे दोनों पैरों की होगी, मतलब हमारे पैर का एक हिस्सा इधर स्पर्श करेगा और बाकी पैर थाइस पर रहेगा। कैसे है अब आप देखिए, यहां देखिए दोनों पंजे साइड में खुले रहेंगे, अगर पंजे अंदर है तो दर्द का कारण होंगे, पूरा शरीर रिलैक्स, दोनों हाथ ऊपर की दिशा में। हमने अपने को एक पैर रखा, अभी अपना संतुलन अपने ऊपर बनाया, दूसरा पैर रोगी के दूसरी जांघ पर रखा, हमारी एरिया मिली हुई होनी चाहिए, पंजे बाहर की तरफ, जो पेल्विक बोन है उसको स्पर्श करते हुए अभी हमारा वजन नहीं डाला, यहां प्रेशर हल्का इनसाइड जाएगा, बाहर नहीं, सिला भी नहीं, थोड़ा सा ये इनसाइड ऐसे, यानी ये हमारा प्रेशर ऐसे हमने डाला और प्रेशर से रिलीज करने का तरीका क्या होगा, हल्का सा घुटने मोड़ने और वजन अपने स्टैंड्स पर और हल्का ऐसा, यहां पैर उठा भी सकते हैं लेकिन शरीर से छोड़ने नहीं है, ये क्रम है हमारा। अब मैं शुरू करता हूं, ये 1 2 3 4 5 6, एक हो गया, तुरंत बाद 1 2 3 4 5 6, फिर यहीं से 1, ये तीसरी बार कर रहा हूं, 4 5 6, और यही काम मैंने किया यहां 1 2 3 4 5 6, और यही मैंने किया यहां छठी बार 1 2 3 4 5 6, यही 7वीं बार, और सीधा होना चाहिए, एकदम सीधे, इस प्रकार से रहना बहुत जरूरी है। और फिर 8वीं बार प्रेशर डाला, 1 2 3 4 5 6, और तुरंत वजन अपना लिया और धीरे से पैर साइड किया और उतर गए। ये था पॉइंट N3। N4, तो हमने पिलो हटाया, N4 की पोजीशन क्या होगी वो मैं आपको बताता हूं। तकिया N4 के लिए यही लगा रहेगा, दोनों पैर बिल्कुल उसी प्रकार से N1 की तरह से, और खड़े होने की जगह
रोगी के दाईं तरफ, हिप पॉइंट के पास, दूसरा स्टेंट हमसे थोड़ा सा दूर, और ये वाला स्टेंट जितना नजदीक हो उतना नजदीक। पैर बिल्कुल उसी जगह पर जाएगा, केवल बाईं टांग पर ही प्रेशर जाएगा। ये पॉइंट है N4। N4 यहां, यहां और यहां। तो अब हम बात कर रहे हैं पॉइंट N4 की। ये बिल्कुल जॉइंट के पास, यहां और यहां, ये N4 पॉइंट। N4 ये सीधा प्रेशर 1 2 3 4 5 6, तीसरी जगह मिडिल पॉइंट 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। यही रिपीट भी कर सकते हैं। तो 1 2 3 पॉइंट में इसको हमने दिया। ये हो गया N4। पॉइंट N6। N6 में खड़े होने की स्थिति, एडी जमीन पर, पंजा एल्बो जॉइंट के पास। हमें इसको 3 पॉइंट्स में लेना है, एक यहां, दूसरा यहां, तीसरा यहां। इसी प्रकार से जंघा भी यहां एक, दूसरा यहां, तीसरा यहां, 3 जगहों पर लेना है। जंघा के पॉइंट वही है जो हम अब तक ले रहे हैं, बाजू के पॉइंट्स जरूर ध्यान करने हैं। खड़े होने का तरीका, पहले हम अपना वजन एड़ी पर लें, पहले अपना वजन एड़ी पर और हल्का सा टच करें पंजा, हथेली ऊपर की तरफ। अपने स्टैंड पर अपना लगाएं वजन, संतुलन बनाएं, एड़ी पर अपना वजन रखें, दूसरा पैर उठाकर जंघा पर इस प्रकार से रखना है। देख लो, यानी मैंने पैर ऐसे रखा। अभी तक पैर हमारे ऐसे चल रहे थे, अब ये पैर का डायरेक्शन इनसाइड आएगा, इसीलिए प्रेशर का एरिया हमारा यहां से यहां तक होगा, एडी और पंजा नहीं होंगे, पूरा पैर ऐसे जाएगा। देखिए कैसे शुरू करते हैं। N6 पैर यहां, अभी हमने प्रेशर नहीं डाला, ये पैर रखा, खड़े हुए और एक साथ प्रेशर स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6। यहीं से ये पैर नीचे किया बीच में, और इस वाले पैर को भी नीचे लेकर गए, स्टार्ट किया 1 2 3 4 5 6। इसी तरह से ये नीचे लेकर गए यहां, और इसको भी नीचे लेकर गए, स्टार्ट 1 2 3 4 5 6। उतरते समय अपना वजन एड़ी पर लेना, पंजे को हटाना, तब इसको नीचे लेना। पॉइंट LU1 यानी लंग्स को स्टिमुलेट करने का एक तरीका, लेकिन शुरुआत कहां से करनी है? लेफ्ट साइड से शुरू करनी है। न्यूरोथेरेपी का कोई भी ट्रीटमेंट शुरू करने के लिए लेफ्ट से ही शुरू किया जाता है। तो ये LU1 लेफ्ट और राइट दोनों ही लंग्स के लिए है। देखिए कैसे। सीधा लेटना है रोगी ने, दोनों बाजू इस प्रकार की स्थिति में, और लंग्स में यहां से लेकर इस स्थान तक रब करना है। मैंने इस कपड़े को हल्का यहां पकड़ा, सलबट नहीं आनी चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ऊपर से नीचे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये था LU1। इसमें ध्यान ये रखना है, किसी प्रकार का झटका बाजू पर नहीं लगना चाहिए, ब्लड का फ्लो ऊपर से नीचे की तरफ ही जाना चाहिए। इतना ध्यान रखते हुए ये पॉइंट कंप्लीट हुआ LU1। पॉइंट LK2 कैसे करना है देखिए। रोगी को राइट साइड करवट देके लेटाना, सिर के नीचे तकिया लगाना, और लेफ्ट पैर को ऐसे 90 डिग्री में दूसरे पैरों पर रखना, पिलो पर रखना। राइट लेग पूरी सीधी, पूरी स्ट्रेट, राइट में हिप जॉइंट से बराबर से, थाई जॉइंट के बराबर से, नी जॉइंट पर 3 to 4 पॉइंट पर 2 to 3 सेकंड के लिए प्रेशर देना है। इधर प्रेशर दिया, इधर प्रेशर दिया, धीरे धीरे ये हो गया LK2। पूरा ऊपर से नीचे LK2 में 1 टाइम नीचे तक जाएगा,
और अगर 2 LK2 है या 3 LK2 है तो 3 में यही काम 3 बार नीचे तक जाएगा, 3 बार का प्रेशर। ये पॉइंट हो गया LK2। पॉइंट LU1 यानी लंग्स को स्टिमुलेट करने का एक तरीका, लेकिन शुरुआत कहां से करनी है? लेफ्ट साइड से शुरू करनी है। न्यूरोथेरेपी का कोई भी ट्रीटमेंट शुरू करने के लिए लेफ्ट से ही शुरू किया जाता है। तो ये LU1 लेफ्ट और राइट दोनों ही लंग्स के लिए है। देखिए कैसे। सीधा लेटना है रोगी ने, दोनों बाजू इस प्रकार की स्थिति में, और लंग्स में यहां से लेकर इस स्थान तक रब करना है। मैंने इस कपड़े को हल्का यहां पकड़ा, सलबटने आनी चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऊपर से नीचे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये था LU1। इसमें ध्यान ये रखना है किसी प्रकार का झटका बाजू पर नहीं लगना चाहिए, ब्लड का फ्लो ऊपर से नीचे की तरफ ही जाना चाहिए। इतना ध्यान रखते हुए ये पॉइंट कंप्लीट हुआ LU1। पॉइंट का नाम है CSG यानी नेक घिसाई। कैसे देना है नेक घिसाई आपको मैं बताता हूं। रोगी को सीधा कुर्सी पर बिठाकर यहां टेलिकॉम पाउडर का प्रयोग करते हैं, जिससे कि जब हम अपने हाथ से घिसाई करें तो किसी भी प्रकार की रेसेस नहीं होने चाहिए। अपने हाथ की पोजीशन ये रहती है इस प्रकार, और इस एरिया से हम घिसाई करते हैं। शुरू करते हैं आगे की तरफ आकर। तो देखिए कैसे यहां हमने गर्दन को ऐसे हल्का लिया और ये 2 से 3 बार एक जगह घिसाई करना है, और इस तरह से आगे बढ़ते बढ़ते, और इसी तरह से वापस भी हमको आना है। यह घिसाई हमने पूरी नेक की यहां से यहां तक दी। इसी के साथ हल्का सा अंगूठे से भी इधर और इधर, इधर और इधर, इधर और इधर, ये ऊपर से नीचे 2 से 3 बार हमने नेक पर पूरी घिसाई की, ये, और हल्का फिर रबिंग कर दी। बस ये था CSG। तो ये जाना हमने न्यूरोथेरेपी ट्रीटमेंट, और हमने जानी हृदय से संबंधित अनेक सारी बातें, चेस्ट पेन से संबंधित अनेक सारी बातें। तो रहिए स्वस्थ, रहिए मस्त, और बनिए एक अच्छे न्यूरोथेरेपिस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।